सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनिमत से खारिज हो गया है। जानबूझकर बार बार कदाचार के कथित आरोप में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को कल लोकसभा से निलंबित कर दिया गया और मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेश किया। विपक्ष की अनुपस्थिति में सदन ने प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। फिट इंडिया प्रश्नोत्तरी के दूसरे संस्करण के राष्ट्रीय दौर शनिवार से लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारित होंगे। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने बताया कुल 13 एपिसोड हर शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे प्रसारित होंगे। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 कल राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करने और भारत में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करने का प्रयास करता है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा और महानिदेशक डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति बिक्री से संबंधित नियम बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 अगस्त को मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री सागर जिले में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। भारतीय नौसेना आज से एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास मालाबार 2023 अभ्यास का हिस्सा बनने जा रही है। सिडनी में निर्धारित इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेंगे। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली IAS अधिकारी जी कृष्णैया की विधवा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा में कल मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश किया गया। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त नारेबाजी की। नेपाल में पिछले 2 महीनों में बाढ़ और भूस्खलन सहित मानसून से जुड़ी आपदाओं में मरने वालों की संख्या 41 हो गई है। अपने 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने से 3 दिन पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद के निचले सदन को भंग करने की सलाह के बाद निचले सदन को भंग कर दिया। बड़ी खबर की मणिपुर को लेकर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के सवालों पर आज भी पीएम मोदी कन्नी काटते नजर आए। सदन में मणिपुर मुद्दे पर बात करनी थी, लेकिन वो चुनावी भाषण देते नजर आए। देखते हैं ये रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव पीएम मोदी के खिलाफ था। गौरव गोगोई ने जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने साफ कर दिया था कि पीएम मोदी से मणिपुर पर बयान दिलाने के लिए ही हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। गौरव गोगोई के बाद विपक्ष का जो वक्ता अविश्वास प्रस्ताव पर बोला, उसने मणिपुर का जिक्र जरूर किया। राहुल गांधी का भाषण तो इतना तीखा था कि राहुल का चेहरा तक दिखाने में सरकार को डर लग रहा था। इसलिए राहुल संसद में भाषण देते रहे, लेकिन कैमरा कहीं और केंद्रित बना रहा। अंतिम दिन अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी की तुलना धृष्ट राष्ट्र से कर दी। अधीर जब बोलने खड़े हुए तो उनके हर आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से जमकर हंगामा मचाया गया और जब पीएम मोदी ने चर्चा का जवाब दिया तो पूरा देश हैरान था। पीएम अपने चिर परिचित अंदाज में पुराने सरकार को घेरने में लगे रहे। इंडिया गठबंधन को लेकर डर जरूर उनके चेहरे पर दिख रहा था, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन तो दूर, इंडिया तक का नाम लेने को तैयार नहीं दिख रहे थे। लेकिन देश चाहता था कि पीएम मोदी मणिपुर पर कुछ बोले। विपक्ष भी चाहता था कि जब अविश्वास प्रस्ताव पीएम के खिलाफ है और मणिपुर को लेकर आया गया है तो पीएम मणिपुर पर जवाब देंगे। लेकिन पीएम ने आज भी मणिपुर का नाम नहीं लिया और जब पीएम मोदी मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं हुए तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और जब विपक्ष ने वॉकआउट किया तो पहली बार मोदी ने मणिपुर का नाम लिया और कहा कि इस पर गृहमंत्री ने मणिपुर पर सरकार की पूरी बात रख दी थी। पीएम ने कहा कि हम सब मिलकर मणिपुर की चुनौती का समाधान करेंगे और वहां शांति की स्थापना करेंगे। मणिपुर तेजी से विकास करे, इसकी कोशिश करेंगे। पीएम मोदी आज भी मणिपुर पर बोलने से बचते नजर आए। उनका सदन में भाषण सिर्फ चुनावी भाषण था। इधर चुनाव आयोग पर कब्जा करने के लिए मोदी सरकार ने नई चाल चली है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए उससे जनता खुश है, लेकिन केंद्र सरकार परेशान है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे जाने लगे हैं। दिल्ली सेवा बिल के बाद सरकार एक और बिल लेकर आई है। क्या है ये बिल, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली अध्यादेश के बाद अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार के एक विधेयक ने राज्यसभा में बवाल मचा दिया है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को लेकर आई है। इस विधेयक पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में दिए अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, CJI और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक उच्च अधिकारी कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। केंद्र ने अपने नए विधेयक के माध्यम से इस फैसले को बदल दिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार के दायरे में वापस ला दिया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां करने वाली कमेटी में पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये मापदंड तब तक लागू रहेगा जब तक इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेशर्मी से कुचल दिया है और चुनाव आयोग को अपना चमचा बना रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, ये कदम निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बनाने की कोशिश है। अब देखना होगा इस बिल पर विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। वहीं खड़गे ने भी पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर बरस पड़े और पीएम मोदी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बीते दिनों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में चल रहे विवाद को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। अविश्वास प्रस्ताव के चलते पीएम मोदी को लोकसभा में आना पड़ा। इस सत्र में राज्यसभा में तो वो पहुंचे भी नहीं। वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर भड़क उठे और कहा कि प्रधानमंत्री के आने से क्या होने वाला है, क्या परमात्मा है वो, वे कोई भगवान नहीं है। शोरगुल के बीच सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल को जवाब दे रहे थे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि नेता सदन मेरे पास आए थे, मुझे कुछ जरूरी काम था जिसके सिलसिले में मुझे कहीं जाना था। उस दौरान 167 के तहत चर्चा पर सहमति बनी थी। अब वे दूसरी बात बोल रहे हैं। खड़गे ने कहा कि 167 के तहत चर्चा होने दीजिए, प्रधानमंत्री को आने दीजिए, अपना विषय रखने दीजिए। इतना कहते ही बीजेपी के सदस्य हंगामा करने लगे, जिस पर कांग्रेस नेता बिफर गए और बीजेपी सदस्यों की तरफ देखते हुए कहा कि क्या होगा प्रधानमंत्री के आने से, कोई परमात्मा है क्या प्रधानमंत्री, वो कोई भगवान नहीं है। खड़गे के इस वार से बीजेपी में हलचल तेज है। हलचल तो मणिपुर में भी तेज है। मणिपुर में हो रहे बवाल को आज पूरे 100 दिन हो गए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब प्रदेश में हालात पहले जैसे होंगे। विपक्ष लगातार मणिपुर मसले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। तो इस बीच मणिपुर के 40 विधायकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए पीएम से विधायकों ने क्या की है मांग, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर के 40 विधायकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी 6 मांगों को रखा है। इनमें मणिपुर में एनआरसी लागू करने, उग्रवादियों से हथियार वापस लेने और शांति वार्ता के पहलू शामिल है। बता दें, विशेष विधानसभा सत्र की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने बुधवार रात को इम्फाल के किसम्पत, कीसमथोंग और क्वाकीथेल और इम्फाल पूर्वी जिले के वांगखेई और कोम्बाम में मशाल जुलूस भी निकाला है। तो वहीं स्थानीय पुलिस और असम राइफल्स आमने सामने हो गए हैं। दोनों के बीच टकराव भी बढ़ गया है। दोनों के बीच बहस के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं विधायकों ने चिट्ठी के जरिए कौन सी अहम 6 मांगे रखी हैं। सुरक्षा बलों की साधारण तैनाती काफी नहीं, बवाल रोकने के लिए उपद्रवियों से हथियार वापसी बेहद जरूरी है। 30 कुकी समुदाय के 25 समूहों के साथ 2008 में हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के समझौते को वापस लिया जाए। एनआरसी को लागू करना संघर्ष को रोकने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए। मणिपुर के मूल निवासियों के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को जल्द लागू किया जा सकता है। ITLF कुकी की मांग पर राज्य में अलग प्रशासन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। सभी समुदायों का भरोसा दिलाने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ADC को मजबूत करें। इन 5 बातों के पूरा होने के बाद आवश्यक शांति वार्ता शुरू की जा सकती है और चल रहे संकट का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार अपनी असफलता पर खामोश है। वहीं पहलवानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार खामोश है। दिल्ली में लंबे वक्त से पहलवानों का दंगल जारी है। वो लगातार बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बीच विनेश फोगाट आज दिल्ली के राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन उसे भी रोक दिया गया। इसे लेकर अब फिर से पहलवानों का गुस्सा फूट पड़ा है।
राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने लंबे वक्त तक धरना प्रदर्शन किया, दिन रात इंसाफ की मांग की, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब प्रदर्शन की बजाय पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर उसकी भी अनुमति नहीं मिल रही है। दरअसल भारत की विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विनेश फोगाट आज दिल्ली के राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। इस बीच विनेश ने ट्वीट करके बताया कि पुलिस ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। विनेश फोगाट ने बताया कि पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर धारा 144 लगा दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय और स्थान जल्द तय कर लिया जाएगा। इससे पहले बीते बुधवार को महिला पहलवानों के मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी महिला को गले लगाना या छूना अपराध नहीं है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में अपने खिलाफ आरोप तय करने का विरोध किया। वकील की ओर से दलीलें दी गई। जहां एक तरफ कोर्ट में पहलवानों का दंगल जारी था, तो वहीं आज विनेश फोगाट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, मगर उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद वो भड़क गई। अब देखना होगा कि वो कब मीडिया के सामने आकर बोलती हैं। बीजेपी सांसद की फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुश्किलें तो 370 पर भी बीजेपी की बढ़ती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 5वें दिन भी सुनवाई की। मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तीखी टिप्पणी भी की। तो क्या कहा सीजेआई ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन भी आर्टिकल 370 को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के दौरान एडवोकेट जफर शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान के निर्माण की उत्पत्ति विलय पत्र की प्रकृति के साथ साथ 1948 की उद्घोषणा में निहित है, इसलिए राज्य के लिए एक संविधान था। जम्मू कश्मीर के लिए ये विशेष व्यवस्था क्यों की गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई विलय समझौता नहीं हुआ था। इस स्वायत्तता को बनाए रखना होगा। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि ये कहना है कि 370 अस्थायी है, वास्तव में कठिन है। मान लीजिए राज्य खुद कहता है कि हम चाहते हैं कि सभी कानून राज्य में लागू हो, तो फिर 370 कहाँ जाता है? तब हम वास्तव में प्रक्रिया पर वापस आते हैं। तो क्या इस प्रक्रिया की अनुमति थी या नहीं? सीजेआई ने कहा कि एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का कोई सशस्त्र समर्पण नहीं हुआ है। संप्रभुता का समर्पण बिल्कुल पूर्ण था। एक बार जब संप्रभुता पूरी तरह से भारत में निहित हो गई, तो कानून बनाने की संसद की शक्ति पर आ गई। सीजेआई ने कहा कि 1972 में जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 248 में संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया है कि संसद के पास भारत की संप्रभुता को बाधित करने वाली गतिविधियों की रोकथाम पर कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। इसलिए विलय पत्र के बाद संप्रभुता का कोई अवशेष बरकरार नहीं रखा गया। क्या ये सही है कि अनुच्छेद 248 जैसा था वैसा ही 5 अगस्त 2019 से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पर लागू था? और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में अब विधानसभा वार टिकट देने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी डटे हुए हैं। इस बार के टिकट वितरण में खास बात यह है कि सर्वे रिपोर्ट को ही मजबूत आधार बनाया जा रहा है। दोनों दलों में सर्वे रिपोर्ट को लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। दोनों दल अब टिकट वितरण को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इस बार टिकटों को बांटने के लिए सर्वे खास होने वाला है। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि 2 सर्वे की रिपोर्ट फाइनल हो गई है और अब तीसरे सर्वे की रिपोर्ट फाइनल दौर में है। राजस्थान की 200 में से कुल 70 सीटों पर सर्वे 25 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा। वहीं कई सीटों पर चुनाव के लिए प्रत्याशियों को सहमति दे दी गई है। वो लोग मैदान में डट चुके हैं। अगस्त के आखिर में ये सर्वे रिपोर्ट दिल्ली पहुंच जाएगी, जहां फिर से अप्रूवल होकर लिस्ट वापस आएगी। अंतिम मुहर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लगानी है। जयपुर जिले की मालवीय नगर, सांगानेर, सिविल लाइन, विराटनगर, विद्याधर नगर पर चुनाव लड़ने वालों को संकेत मिल गए हैं। 2018 में मालवीय नगर, सांगानेर और विद्याधर नगर पर कांग्रेस को हार मिली थी, मगर कांग्रेस यहां पर अपने पुराने चेहरे के भरोसे आगे बढ़ना चाह रही है। यहां के पूर्व प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। उन्हें पहले से ही संकेत दिया जा चुका है, इसलिए इन क्षेत्रों में सरकार खूब काम कर रही है। ऐसे ही सीकर जिले की 3 सीटों पर संकेत दिए जा चुके हैं। इस तरीके से झुंझुनू और अलवर जिले की 7 सीटों पर भी संकेत दिए गए हैं। दौसा की 2 सीटों
सीटों पर संकेत दिए गए हैं। संकेत मिलने के बाद से ही वहां पर कांग्रेस के नेता जमीन पर डट गए हैं। खबरों की माने तो सर्वे में जिन्हें 50 से ज्यादा नंबर मिले हैं उन्हें तो हरी झंडी दे दी गई है। जिन्हें 50 से 25 के बीच में नंबर मिले हैं उन्हें मेहनत करने और सुधार के लिए बोला गया है। इसके साथ ही जिन्हें 25 से कम नंबर मिले हैं उनकी सीट पर मजबूती से काम किया जा रहा है।